ओके गाइस, आज हम बात करते हैं क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या है? देखो, बहुत सारी मैट्रिक्स होती है ना, तो उसको हम लिखते हैं MATRICES मैट्रिक्स, और एक सिंगल मैट्रिक्स की बात करते हैं तब हम लिखते हैं मैट्रिक्स। तब हम क्या लिखते हैं? मैट्रिक्स का। ये दोनों डिफरेंस है वर्ड में। अब यहाँ पर दो तरह के वर्ड देखो, एक मैट्रिक्स और एक ये मैट्रिक्स। ठीक है, ये दो तरह के डिफरेंस है। सबसे पहले हम बात करते हैं गाइस, ये तो हो गया वर्ड का डिफरेंस, क्योंकि दो अलग अलग वर्ड जो काम आ रहा है, ये सिंगल के लिए होती है और ये बहुत सारी मैट्रिसेस के लिए होती है गाइस। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं कि मैट्रिक्स है क्या, या इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, किस तरीके से आया। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम, जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट डिनोट कर रहा हूँ गाइस, ठीक है, रेंडमली कोई भी कुछ पॉइंट बना रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, और आपसे मैं रेंडमली कोई भी पॉइंट बना रहा हूँ और आपसे मैं कह रहा हूँ कि मैंने क्या किया, इसके बीच में एक रेड पॉइंट बना दिया गाइस। ठीक है, मैंने इसके क्या कर दिया, इसके बीच में एक रेड पॉइंट बोल दिया, और मैंने कहा कि बताइए कि आपको रेड पॉइंट कहाँ पर है। तो आपको रेड पॉइंट, आप बताइए मेरे को भाई रेड पॉइंट का। तो आप देख रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि भाई हाँ रेड पॉइंट यहाँ पर है, लेकिन आप प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे कि भाई मैं उसको एक्सप्लेन किस तरह करूँ, या किस तरह बताऊँ कि रेड पॉइंट है एक्चुअली है कहाँ, उसकी पोजीशन क्या है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए कुछ सिस्टम हुआ कि भाई इसको अगर हम इन पॉइंट्स को अगर मैं सिस्टमेटिक अरेंज करूँ तो मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि वो पॉइंट कहाँ पर है। जैसे कि ये मैंने पॉइंट इस तरीके से अरेंज किए, सपोज कीजिए मैंने अब इन पॉइंट को क्या है इस तरीके से अरेंज कर दी। ठीक है, देखिए गाइस, मैंने क्या किया, इन पॉइंट को इस तरीके से अरेंज किया, और अब मैंने क्या किया, जो ये रेड पॉइंट है ना गाइस, अब मैंने रेड पॉइंट यहाँ पर बना दिया। अब मैंने ये रेड पॉइंट यहाँ पर कर दिया, डिनोट कर दिया, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताइए मुझे रेड पॉइंट का है। तो आप बोल सकते हैं सर थर्ड रो में सेकंड पॉइंट, थर्ड रो फर्स्ट रो, थर्ड रो में सेकंड पॉइंट है ना। तो थर्ड रो में सेकंड पॉइंट बोल सकते हो कि राइट टू लेफ्ट या राइट टू लेफ्ट, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि किसी भी तरीके से कि सर अप टू डाउन जाते हैं तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो सेकंड लाइन, और अप टू डाउन जाते हैं तो थर्ड पे। तो इसको आप पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये पॉइंट कहाँ है। तो उसी तरह मैट्रिक्स भी क्या है, एक अरेंजमेंट है। मैट्रिक्स भी क्या है, अरेंजमेंट से आया है। नंबर्स या फंक्शन का एक फिक्स एरे के अंदर, फिक्स एरे, एक रेक्टेंगुलर और एरे के अंदर ऑर्डर्ड पे मैट्रिक्स क्या है, उसी तरह मैट्रिक्स भी एक क्या है, अरेंजमेंट है किसका, नंबर और फंक्शन का। और वो कैसा है कि ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे, यानी कि एक मैट्रिक्स जो है ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे। ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर का मतलब क्या है कि एक रेक्टेंगुलर के अंदर है, और इसके अंदर जितने भी एलिमेंट हम फिल करेंगे ना, वो सब एक ऑर्डर्ड में होंगे। ठीक है, तो ये कैसा है, मैट्रिक्स क्या है, एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे है, और जिसके अंदर क्या हम फिल करते हैं, नंबर या फंक्शन होते हैं। और जो नंबर या फिर जो भी फंक्शन हम लेते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम उस मैट्रिक्स के एलिमेंट या फिर एंट्रीज बोल सकते हैं गाइस। उनको हम एलिमेंट या एंट्रीज बोल सकते हैं। तो एक मैट्रिक्स किसी भी तरीके से हो सकती है। मैट्रिक्स को हम इन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट में, इन बड़े ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, और ये इसके अंदर हम एलिमेंट फिल करते हैं, जैसे कि 1 2 3 6 5 9। तो ये इस तरीके से क्या है, ये एक मैट्रिक्स है जिसमें मैंने एक नंबर अरेंज किए है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, मैं इस मैट्रिक्स के अंदर ये नंबर्स के अलावा एक मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल अल्फ़ाबेट के से डिनोट किया जाता है गाइस। ठीक है, कि ये ए मैट्रिक्स है, कैपिटल अल्फ़ाबेट से लिखा कि ए जो है एक मैट्रिक्स है, इसको कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है गाइस। ठीक है, दूसरा मैट्रिक्स में क्या चीज़ होती है गाइस, देखो मैट्रिक्स के अंदर जो इसके एलिमेंट होते हैं ना, वो या तो नंबर हो सकते हैं या फिर फंक्शन भी हो सकते हैं। किस तरीके से गाइस, देखो आप ये इस तरह के भी मैट्रिक्स लिखते हो। एक बी मैट्रिक्स है, कोई इस तरीके से है कि जैसे sin x है ना, 1 10x 2, इस तरीके से नंबर और फंक्शन दोनों कंबाइंड होके भी आप मैट्रिक्स बना सकते हो। इमेजिनरी नंबर की मैट्रिक्स बना सकते हो। ठीक है, मैट्रिक्स में कोई भी नंबर ले सकते हो। तो इस तरीके से मैट्रिक्स बनती है गाइस। अब आता है मैट्रिक्स में होता क्या क्या चीज़ है गाइस, जब एक मैट्रिक्स, देखिए गाइस यहाँ पर ये क्या, एक ए मैट्रिक्स है। अब इसमें और क्या देखना है कि मैट्रिक्स के अंदर दो चीज़ होती है, एक तो होती है रो और दूसरा होता है गाइस कॉलम। एक मैट्रिक्स के अंदर दो चीज़ होती है, एक क्या होता है रो और एक होता है कॉलम गाइस। तो रो कौन सी होती है, ये लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना, तो उसको तो हम बोलते हैं क्या गाइस, रो। ये क्या होती है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रो। ये क्या है, एक मैट्रिक्स की रो है गाइस। और जो अप टू डाउन कीवर्ड की तरफ जाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं गाइस, ये इसको जो हम बोलते हैं गाइस, इसको हम कहते हैं, क्या बोलते हैं, इसको कॉलम बोलते हैं गाइस। इसको क्या कहते हैं, ये कॉलम होता है गाइस।
ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इसको कॉलम कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, रो। अब कंफ्यूजन होता है कि सर कौन सी लाइन रो है। जैसे अब देखते हैं गाइस, यहाँ पर एक मैट्रिक्स और लेता हूँ मैं कि जैसे कि 6 8 9 2 4 3 1 6 5। सपोज कीजिए ये कोई एक मैट्रिक्स है, तो हमें इसमें चेक करना है भाई हमारी रो कौन सी है। तो ये लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ये तो होगी हमारी कौन सी गाइस, रो। ये रो होगी, तो इसके अंदर कितनी रो है, ये R1 फर्स्ट रो, ये सेकंड रो R2 और ये थर्ड रो R3। तो इसके अंदर कितनी रो है, 3 रो है। और इसके अंदर कॉलम कितने हैं गाइस, अगर बात करते हैं कॉलम की, तो कॉलम कौन से होंगे गाइस। अब यहाँ पे इसके अंदर कॉलम कौन से होंगे, ये वाले कॉलम होंगे गाइस, ठीक है। तो कॉलम ये होंगे, तो इसको बोल सकते हैं हम, ये जैसे ये हो गया कॉलम कौन सा, C1, ये C2 और ये C3 हो गए। तो इसके अंदर कितने कॉलम हो गए और कितनी रो होगी। अब एक मैट्रिक्स के अंदर उसके रो और जो कॉलम के नंबर्स होते हैं ना, उनको इस तरीके से लिखते हैं कि भाई इस मैट्रिक्स को m क्रॉस n के ऑर्डर से लिखते हैं। जो m क्या है, नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। तो इस तरीके से किसी भी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जो होते हैं ना गाइस, उसको ही उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कहा जाता है। क्या कहा जाता है कि ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो ये 3 इंटू 3 मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3 इंटू 3 मैट्रिक्स है, ठीक है। अब जैसे इसका ऑर्डर क्या है, इसमें कितनी रो है गाइस, इसमें 2 रो है और 2 ही इसमें कॉलम है गाइस। कितने रो है, तो ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 2। तो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, उसके रो और उसके कॉलम का इंटू होता है गाइस, ठीक है। तो ये हो गया मैट्रिक्स, ठीक है। आपको समझ में आ गया मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स अरेंजमेंट होता है एक नंबर्स या फंक्शंस का इस तरीके से, जिनको हम क्या करते हैं, ये एक ऑर्डर होता है। अब ऑर्डर का यहाँ पर ऑर्डर का क्या मतलब है गाइस, ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे का मतलब होता है क्लोज, मतलब कोई सील करना, किसी चीज़ के अंदर बंद करना, बंद होता है। एरे रेंडमली आप कहाँ यूज़ लेते हैं कि जैसे कोई गेम खेलते हैं, ग्राउंड होता है या वो एरे होता है, कोई मतलब कॉम्पैक्ट होता है कि उसके अंदर पैक कर दिया, वो एक एरे होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए गाइस, अब मैं आपको कुछ और चीज़, यहाँ पर ऑर्डर का हमें बात करनी है, हम ऑर्डर की कि भाई यहाँ पर जो ऑर्डर आ रहा है इसका मतलब क्या है। देखिए इस ऑर्डर का मतलब है कि मैट्रिक्स, जैसे कि सपोज कीजिए एक मैट्रिक्स ए है जिसमें मैंने एलिमेंट लिखा 1 2 3 और 4, ठीक है। और दूसरी मैट्रिक्स मैंने ऐसे लिखा, एक मैट्रिक्स ये लिखी मैंने कि 1 2 और 4 3। तो इसमें क्या हुआ, एलिमेंट तो सारे सेम है, 1 2 3 4 है और 1 2 3 4 है, लेकिन इनका ऑर्डर चेंज हो गया। आप देखिए गाइस 1 2 तो ठीक है, लेकिन 3 और 4 की प्लेस चेंज होगी, और जब प्लेस चेंज होगी तो ये मैट्रिक्स दोनों क्या होगी गाइस, अलग अलग होगी, ये सेम मैट्रिक्स नहीं रही। तो इनका ऑर्डर भी मैटर करता है, मैट्रिक्स में ऑर्डर सेम रहना चाहिए। यानी कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब हो सकती है, जब ये इसका एलिमेंट क्या हो कि 3 और 4 कब हो इक्वल हो सकती है, ए और बी कब इक्वल हो सकती है, जब इनकी प्लेस पर जितने भी एलिमेंट है ना, ये 1 इसकी पोजीशन पे आना चाहिए, 2 इसके आना चाहिए, 3 इसके इक्वल होना चाहिए और 4 इसके इक्वल होना चाहिए। यानी कि इनके जो एलिमेंट है ना एक दूसरे के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तभी हर एक एलिमेंट, जैसे 1 है ना तो 1 यहाँ है, 2 है तो 2 वहाँ है, 3 है तो 3 यहाँ है, तभी ये इक्वल हो सकते हैं। अगर इनका ऑर्डर चेंज हो गया तो ये फिर इक्वल नहीं रह पाएंगे। तो इसी तरीके से अगर हमसे, जैसे कि मैंने यहाँ दे दिया, ठीक है, वहाँ यहाँ दे दिया मैंने x, और मैंने आपको बोल दिया कि a और b क्या है, इक्वल है। मैंने आपको बोल दिया कि a मैट्रिक्स और b मैट्रिक्स जो क्या है, इक्वल है। तो आप फाइंड आउट कीजिए x की वैल्यू क्या है। यानी कि a और b अगर इक्वल है तो इसका मतलब हर एक एलिमेंट उसके जो रेस्पेक्ट में जो एलिमेंट आ रहा है उसके इक्वल है। यानी कि 1 1 के, 2 2 के, 3 3 के, तो x जो है किसके इक्वल होगा, 4 के। तो यहाँ से आपसे x की वैल्यू आ जाएगी सीधी 4। आप इस तरीके से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन आएंगे जिसमें हम जो वैल्यू दी हुई होगी, वेरिएबल होंगे, उनको कंपेरिजन करके वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो मैट्रिक्स जो होती है, यहाँ पर हमने क्या सीखा कि मैट्रिक्स को किस तरीके से दिखा सकते हैं। मैट्रिक्स में क्या होता है, देखो कंफ्यूजन होता है अगर रो और कॉलम में। वैसे तो होना नहीं चाहिए कि इस तरह जो लिखी जाती है उसको रो बोलते हैं, इस तरीके जो खड़ा होता है उसको कॉलम बोलते हैं गाइस। इसमें कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, और आप बार बार करोगे तो ये कभी भी कंफ्यूजन होगा ही नहीं। फालतू आप टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। फिर भी अगर आप समझना चाहते हो, जैसे कि कोई हिंट चाहिए आपको, कभी मान लो हो भी जाए, तो ये देखिए आर है, रो का क्या है, आर है, आर की लाइन कैसी जा रही है, सीधी है, जा रही है। तो इस तरह की जो लाइन होगी वो क्या होगी, रो होगी। और जो कॉलम का सी है, तो ये सी अगर मैं बहुत बड़ा लिखूँ तो ये क्या एक सीधी लाइन की तरह हो जाएगा, यानी कि खड़ा लाइन की वजह से। तो इसको मतलब कॉलम बोलते हैं। जो खड़ी लाइन की तरफ होगा उसको हम क्या बोल सकते हैं, कॉलम। तो ये एक हिंट ले सकते हो कि भाई एक मैट्रिक्स में ये कॉलम और ये रो होता है, कौन सा कॉलम और कौन सा रो होता है। और इनकी नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ जो
रो होती है उनका मल्टीप्लाई, m इंटू एन को ही हम इस किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर कहते हैं। अब दो मैट्रिक्स इक्वल तभी हो सकती है जब उनको कंपेयर कभी किया जा सकता है जब उनका ऑर्डर क्या हो, सेम हो। अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 1 2 3 4 है ना, और ये भी, अब इसमें ये ले लेता हूँ, अगर मैं बी मैट्रिक्स ले लेता हूँ कि ये ले लेता हूँ मैं 4 6, ठीक है गाइस, तो इन दोनों मैट्रिक्स को मैं कंपेयर नहीं कर सकता या इन पर मैं कुछ भी अप्लाई नहीं कर सकता, जैसे कि मैं इनको ऐड नहीं कर सकता, ठीक है, इनको मैं सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो ये प्रॉपर्टी नहीं कर सकता ये अगर इनका ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर का मतलब है कि ये जैसे ये 2 इंटू 2 है और ये अब कितना हो जाएगा, इसमें रो कितनी है गाइस 2 है, तो ये 2 इंटू कॉलम कितने हैं 1 2 और 3, रो कितनी इसमें 2 और कॉलम कितना 3, तो इनका जो ये ऑर्डर है ये सेम होना चाहिए गाइस, तभी इन पे अप्लाई कर सकते हैं गाइस, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको एक बार रफ कर रहा हूँ, कुछ और बेसिक चीज़ें हैं जो और समझेंगे अभी, एक बार आप इनको नोट कर लीजिए कि कौन सा कॉलम होता है। यहाँ पर बेसिक चीज़ें, मैं एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेता हूँ फिर उससे और आगे क्लियर करेंगे हम। ओके गाइस, यहाँ पर हम लेते हैं एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, पहले तो हम कि भाई चीज़ों को मैट्रिक्स में किस तरीके से अरेंज करेंगे, किस तरीके से मैट्रिक्स बनाएंगे या किस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको लेता हूँ कि भाई मैंने कुछ 4 पॉइंट दिए, ठीक है, मतलब ए पॉइंट दिया मैंने, ठीक है, एक पॉइंट में उसके एक्स कोऑर्डिनेट 3,4 एक्स और वाई, बी पॉइंट लिया मैंने उसका कोऑर्डिनेट क्या है 4,6 और सी पॉइंट लिया मैंने उसके कोऑर्डिनेट है 1,2 और मैंने एक डी कोऑर्डिनेट लिया, डी पॉइंट लिया मैंने उसके कोऑर्डिनेट ले लिया मैंने 2,2 गाइस, ठीक है। ये 4 पॉइंट है और मुझे इनको मैट्रिक्स में अरेंज करना है गाइस, मैट्रिक्स में अरेंज करना है, मुझे एक मैट्रिक्स ए लिखनी है, ठीक है। चलो मैं ले रहा हूँ मैट्रिक्स ए लिख दिया मैंने, ठीक है गाइस, या एक्स मैट्रिक्स ले लेता हूँ, सपोज मैंने इसको एक मैट्रिक्स एक्स में अरेंज किया। अब मैं इसको किस तरीके से, इससे 2 तरीके से मैट्रिक्स में अरेंज कर सकता हूँ, वो 2 तरीके कैसे होंगे और क्या होंगे गाइस, ध्यान से देखिए सबसे पहले मैं कहता हूँ गाइस, मैं जो मैट्रिक्स बना हुआ है इस तरीके से बनाता हूँ। देखो हमारे पास 2 है, एक तो क्या है, हर एलिमेंट के 2 है, एक्स कोऑर्डिनेट और एक वाई कोऑर्डिनेट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इसके एक तरफ एक्स कोऑर्डिनेट और एक ये वाई कोऑर्डिनेट, कि एक जो कॉलम है वो एक्स कोऑर्डिनेट को डिनोट करेगा, दूसरा कॉलम जो क्या है वाई कोऑर्डिनेट को डिनोट करेगा। अब बात करता हूँ रो की, जो मैं कह रहा हूँ 4 रो है, तो एक मतलब ए, दूसरा बी, तीसरा सी और डी, हर एक रो अपने एक एलिमेंट को डिनोट, एक पॉइंट को दिखाएगी। तो ठीक है, मैं इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ। एक है क्या है 3,4, 4,6, 1,2 एंड 2,2। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स होगी। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है यहाँ पर, ये मैट्रिक्स जो बनी है इसमें क्या है ए बी सी और डी 4 पॉइंट है, एक्स और वाई इनके कोऑर्डिनेट है। तो अगर आप किसी भी, अगर ये आपको मैट्रिक्स दी हुई है तो आप किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हो। मैंने आपसे कहा कि भाई बी के कोऑर्डिनेट बताओ, तो आप बोल दोगे एक्स कोऑर्डिनेट 4 है और वाई कोऑर्डिनेट 6 है। सी का पूछ लिया आपसे या डी का पूछ लिया तो आप कहोगे सर एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है 2 है। तो इसको हम मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या, ऑर्डर को क्या बोलते हैं कि रो इनटू ऑर्डर क्या होता है m क्रॉस m बाई n, है ना, इसको हम बोलते हैं m बाई n बोलते हैं, है ना, इसको क्या बोलते हैं m बाई n बोलते हैं। तो इसका ऑर्डर जो है m बाई n वो क्या हो जाएगा गाइस, m कितना है इसके रो कितनी है गाइस 1 2 3 और 4, तो ये हो जाएगी 4 लिख रहा हूँ यहाँ पर, और बाई n कॉलम कितना है 2, 4/2। ये एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 4/2 गाइस, ठीक है, 4/2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स बन गई। अब कह रहे हैं कि सर हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, जरूरी है कि हम x और y को इस तरीके कॉलम में ही लिखें, x और y को हम रो में भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो। आप एक y मैट्रिक्स बनाइए गाइस, ठीक है, मैंने उसमें लिख दिया कि x यहाँ है, ये y कोऑर्डिनेट है, ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, यहाँ पर लिखिए। यहाँ पर फिर क्या हो जाएंगे अब a b c और d गाइस, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी तरीके से बनाइए। a क्या है 3,4, 4,6, ठीक है गाइस, 1,2 और 2,2 गाइस। तो यहाँ पर हमने अब इस बार जो मैट्रिक्स बनाई है ये अलग तरीके की बनाई। इसमें हमने क्या किया, एक्स और वाई यहाँ रो में डाल दिया और ये जो है वो कॉलम में डाल दिया, ठीक है, नाम इनके। तो इसका मतलब क्या है, ये मैट्रिक्स जो बनाई है वाई मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या है आपका, कितनी रो है 1 और 2, तो इसका रो कितना है 2/4, यानी रो 2 है और कॉलम कितने हो गए अब इसमें 4, ठीक है। जो खड़े होते हैं ये इसको क्या बोलते हैं, ये होते हैं गाइस क्या होते हैं, कॉलम होते हैं, और जो इस तरीके से होती है उसको क्या बोला जाता है गाइस, ये रो होती है गाइस। और इसका ऑर्डर जो होता है रो इनटू कॉलम होता है गाइस, रो इनटू रो बाय कॉलम बोलते हैं इसको, m/n जो होता है वो क्या होता है रो एंड कॉलम होती है गाइस, ठीक है। ये हो गया इसका ऑर्डर और इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब सपोज कीजिए एक और लेते हैं यहाँ पर, अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल की, उससे हमें मैट्रिक्स के बारे में कुछ और चीज़ें समझ में आएगी कि भाई मैट्रिक्स को किस तरीके से आप बना सकते हैं या किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, क्या डिटेल दी हुई है, ठीक है।
एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, इसको नोट कर लीजिए गाइस। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को। देखिए बहुत बिल्कुल आराम से, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, पर थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेना, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि हमें कुछ डाटा दिया हुआ है कि कंसिडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ ए मैन एंड वुमेन वर्क इन द 3 फैक्ट्रीज, यानी कि 3 फैक्ट्री दी हुई है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, जिसमें मैन वर्कर और वुमेन वर्कर है, ठीक है। तो उनका डाटा दिया हुआ है कि भाई फर्स्ट फैक्ट्री में 30 है, सेकंड में 25 है, 25, 31, 27, 36, इस तरीके से डाटा दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमें क्या कह रहा है कि रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ 3/2 फॉर्म ए 3/2 मैट्रिक्स, यानी कि कैसी मैट्रिक्स बनानी है, इनको रिप्रेजेंट करना है किसके अंदर, एक मैट्रिक्स बनानी है। सपोज कीजिए मैं उस मैट्रिक्स का नाम दे देता हूँ और मुझे उसको इनको डाटा को रिप्रेजेंट करना है उस मैट्रिक्स के अंदर, और उसको लिखना है इस तरीके से कि उसकी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो रहेगा वो कैसा रहेगा, 3/2, यानी कि 3/2 का मतलब क्या है, उसमें जो रो बनेगी वो कितनी रहेगी, 3, और उसमें जो कॉलम बनेगा वो कितना रहेगा, 2 गाइस, ठीक है। तो 3 रो, अब क्या मैं 3 रो को मतलब इस तरीके से लिख सकता हूँ, अगर मैं 3 फैक्ट्री है तो इस तरह की मैट्रिक्स बनानी है, तो मैट्रिक्स बनाते हैं सबसे, क्या मैं इन फैक्ट्री को मैं इस तरीके से अरेंज करूँ, क्या मैं फैक्ट्री को इस तरीके से अरेंज करूँ 1, 2 और 3। तो अगर मैं इस फैक्ट्री को इस तरीके से अरेंज करूँगा, फैक्ट्रियाँ कितनी है मेरे पास, 3 है, तो अगर मैं फैक्ट्रियों को कॉलम की जगह अरेंज करता हूँ तो यहाँ 3 कॉलम बन जाएंगे, जबकि हमें बनाने कितने हैं, कॉलम 2 बनाने हैं, और फैक्ट्री रो कितने बनानी, 3, यानी कि मैं इन फैक्ट्रियों को कॉलम की जगह अरेंज नहीं कर सकता। तो मैं इन कॉलम की जगह अरेंज क्या होगा शायद, तो इसकी कॉलम जो कॉलम की जगह अरेंज होगा मैन एंड वुमेन, 2 टाइप के होंगे, और ये जो फैक्ट्रियाँ अरेंज होगी वो कहाँ अरेंज होगी गाइस, 1, 2 और 3, 3 रो में अरेंज होगी गाइस। फैक्ट्रियाँ कहाँ अरेंज होगी, 3 रो में, और यहाँ पर क्या आएगा, मैन और वुमेन गाइस। तो बात करते हैं, सपोज कीजिए यहाँ लिखेंगे नहीं गाइस कि ये मैन है, ये वुमेन है, ये हमें सीधा मैट्रिक्स लिखना है गाइस। तो मैट्रिक्स लिखते हैं कि अब 3 रो होगी, 30 एंड 25, कॉलम अब 2 बनेंगी, रो कितनी बनेगी, 3 बनेगी, 25 एंड 27, ये हो गया 31 और 26। तो अब क्या हो गया, क्या हमारे पास 3/2 की कॉलम ये मैट्रिक्स है, बिल्कुल है, क्या 3 रो है, 1, 2, 3 रो है, 2 कॉलम है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारी जो रो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, रो जो है हमारी वो फैक्ट्री के नंबर को, फर्स्ट फैक्ट्री, सेकंड फैक्ट्री और थर्ड फैक्ट्री को कर रही है, और जो अरेंजमेंट है, जो कॉलम है वो क्या कर रहा है, मैन और वुमेन को अरेंज कर रहा है गाइस। तो यहाँ से हमसे पूछा है कि बताइए, फिर आगे क्या पूछा हमने, मैट्रिक्स बना दी, ठीक है। मैट्रिक्स बनाने के बाद ये हमसे कह रहा है कि व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो, यानी कि थर्ड रो, फर्स्ट सेकंड और थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, थर्ड रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, ये थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड कॉलम है। तो थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, थर्ड रो और सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट, यानी कि इसका मतलब क्या है, हमने जो मैट्रिक्स बनाई है उसके अंदर जो थर्ड रो और सेकंड कॉलम है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है गाइस। तो ये थर्ड रो और सेकंड कॉलम में जो है वो हमारी मैट्रिक्स में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है गाइस, वुमेन। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास कि ये नंबर ऑफ वुमेन इन द फैक्ट्री थर्ड, कि जो तीसरी फैक्ट्री है उसके अंदर कितनी वुमेन वर्कर काम कर रही है उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है गाइस। तो ये हमारी मैट्रिक्स हो गई 3/2 की गाइस। ओके गाइस, आगे बात समझ में। तो आप ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नोट कर लीजिए गाइस, समझ में आ गया होगा कि मैट्रिक्स किस तरीके से बनानी है और किस तरीके से बनी। वैसे हमने पॉइंट्स की एक मैट्रिक्स बना के देख लिया था। अब अगर आपको सिंपल किसी मैट्रिक्स की बनानी है ना, तो सिंपल जैसे कोई पॉइंट ले लिया या कुछ भी ले लो, तो आपको सीधा सिंपल मैट्रिक्स बनाना है गाइस, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया, आप नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकेंड की, किस तरीके से करना है, क्या है। देखिए गाइस, अब एग्जाम्पल नंबर 8 से पहले मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि भाई यहाँ पर मैंने लिखा है कि ए जो है इसको मैंने इस तरीके से लिख रखा है। तो ये क्या डिनोट करता है, यहाँ पर ये कह रहा है कि ये एक ए मैट्रिक्स है जो एम और एन ऑर्डर के साथ है, जिसका ऑर्डर क्या है, एम और एन है, और जिसके एलिमेंट जो है इसको ए, आई और जे के हिसाब से डिनोट किया जाता है। आई और जे का मतलब क्या है, देखिए इसको मैं और फुलफिल करना चाहता हूँ। मैं सपोज कीजिए कि मैंने आपको दे दिया कि ए जो मैट्रिक्स है, अब एम और एन की जगह मैंने क्या दे दिया आपको कि ये जो है इक्वल है इस तरीके से कि इसमें एम और आई और जे लिख दिया, और मैंने कहा ये एम और एन जो मैट्रिक्स है ना वो 3x3 ऑर्डर की है, 3x3 ऑर्डर की है। तो आप इसको पूरा एक्सप्लेन करिए, ठीक है, एक्सप्लेन कीजिए। तो मैं लिख रहा हूँ ए मैट्रिक्स, फिर मैं किस तरीके से लिखूंगा, यहाँ पर देखिए ए लिख दिया, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट ए है। अब आई क्या है, रो है, तो
तो यहाँ पर फर्स्ट रो कौन सी है, फर्स्ट रो, और जे कॉलम कौन सा है, वो भी फर्स्ट है। यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर रो कौन सी है, फर्स्ट है, और कॉलम कौन सा है, सेकंड कॉलम है। यहाँ पर बात करेंगे रो कौन सी है, फर्स्ट है, और कॉलम कौन सा है गाइस, थर्ड है। तो ये जो मैट्रिक्स हो गया ना, इसका ऑर्डर तो हमारे पास क्या है, 3 × 3। इसका मतलब क्या है, इसमें 3 ही कॉलम बनेंगे और 3 ही रो बनेंगे। तो इसका मतलब इन आई जे को मैं अरेंज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आई की वैल्यू क्या है, 1 है, जे की वैल्यू क्या है, 1 है। यहाँ पर आई की वैल्यू क्या है, 1 है, जे की वैल्यू क्या है, 2 है। यहाँ पर आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 3। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ दूसरे पे। यहाँ पर अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। ये सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, फिर सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, फिर सेकेंड रो और थर्ड कॉलम। ठीक है, फिर बात करते हैं यहाँ पर थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो और सेकंड कॉलम, और थर्ड रो और थर्ड कॉलम। ठीक है, इस तरीके से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं गाइस। ठीक है, यहाँ से अब किसी भी आई जे की वैल्यू, अब यहाँ पे इस पॉइंट के लिए आप आई और जे की वैल्यू निकालना चाहते हो, तो ये क्या है, आई भी 2 है, जे भी 2 है। यहाँ पर देखना चाहते हो, यहाँ पर देख लो, तो यहाँ आई कितना है, 3, और जे कितना है, 2 गाइस। ठीक है, तो आप आई और जे की फॉर्म में किसी भी तरीके से इसको लिख सकते हो जब आपको ऑर्डर दिया होगा इस। ठीक है, इसको एक्सपेंड कर सकते हो। ये आगे बात समझ में, इस तरीके से आप मैट्रिक्स को बना सकते हैं, लिख सकते हैं, अगर आपके पास ऑर्डर दिया हो और आई जे हो तो। आगे हम क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। ठीक है गाइस, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ये क्या है ये आपको समझ में आ गया, नोट कर लीजिए कि अगर किस तरीके से आप अपने आई और जे को एडजस्ट करके इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हो मैट्रिक्स को। ठीक है, यानी कि ये क्या है, एक ए मैट्रिक्स है जो किस ऑर्डर की है, एम और एन ऑर्डर की है गाइस। ठीक है, और ये क्या है, एक ए मैट्रिक्स है जो किस ऑर्डर की है, 3 × 3 है, और जिसके एलिमेंट क्या है, ये एलिमेंट है। कोई दिक्कत गाइस, कोई नहीं। चलो अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें क्या कह रखा है, एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं गाइस। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, जिसके अंदर आपको कह रहा है कि आपके अंदर एक मैट्रिक्स है, आपको मैट्रिक्स को अरेंज करना है, जिसके अंदर 8 एलिमेंट है। एलिमेंट कितना, 8। ठीक है गाइस, ठीक है, कोई बात नहीं। एलिमेंट 8 है, उनको अरेंज करना है। आप कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हो वो हमें बताना है, कितने पेयर में, कितने ऑर्डर में आप उसको अरेंज कर सकते हो। देखिए गाइस, अब अगर मैं बात करता हूँ गाइस कि मेरे पास मान लो कि ये 8 है। ठीक है, 8 अरेंज करना मतलब इनका जो है किस तरीके से मैं इनको अरेंज कर सकता हूँ मैट्रिक्स और कॉलम के अंदर। तो सबसे पहले देखिए, क्या मैं इन सबको एक ही कॉलम में अरेंज कर सकता हूँ? बिल्कुल गाइस, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मेरे पास जितने 8 एलिमेंट थे उन सबको मैंने एक ही कॉलम में अरेंज कर दिया, एक ही कॉलम में अरेंज कर दिया गाइस। मैंने दूसरा कॉलम बनाया ही नहीं। फिर मैं कोई और कहता है कि नहीं सर, मुझे उसको उन सबको मैं एक ही रो में अरेंज करूंगा, ना कि मैं कॉलम में। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि मैंने इन सबको क्या कर दिया, एक ही रो में अरेंज कर दिया। ये दो पॉसिबिलिटी, या तो आप उन सबको एक ही कॉलम में अरेंज कर दीजिए, या फिर आप उन सबको एक ही रो में अरेंज कर दीजिए। जब आप उन सबको एक ही कॉलम में अरेंज करते हो, यानी मैंने इन सबको क्या कर दिया, एक ही कॉलम में अरेंज कर दिया, तो ये जो मैट्रिक्स बनेगी ना गाइस, जब आपके पास मैट्रिक्स में एक ही कॉलम हो, सिर्फ एक ही कॉलम हो, तो उसको हम बोलते हैं गाइस कॉलम मैट्रिक्स। उसको हम क्या बोलेंगे, ये कैसी मैट्रिक्स हो जाएगी, ये कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगी गाइस। ये कैसी मैट्रिक्स हो जाएगी, कॉलम। और जब हम सारे एलिमेंट को एक ही रो में अरेंज करते हैं, हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ मतलब एक ही रो हो, ठीक है, रो एक ही हो, तो उसको हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। उसको हम क्या बोलेंगे गाइस, रो मैट्रिक्स। ठीक है, चलो गाइस, तो ये आ गई। तो यानी कि एक इसमें पेयर क्या बन सकता है, एक पेयर बन सकता है 8 × 1, सॉरी एक पेयर क्या बन रहा है यहाँ पर, यानी कि ये क्या बन रहा है आपके पास। अब यहाँ पर रो कितनी है गाइस, 1 2 3 4 5 6 7 8 रो इंटू कॉलम कितना है 1। तो यहाँ एक पेयर आपके बन रहा है 8,1, जिसको आप 8/1 भी लिख सकते हैं। दूसरा पेयर आपके क्या बन रहा है, यहाँ पर अब कॉलम कितना है गाइस, रो कितनी है 1 और कॉलम कितना है 8, 1/8। तो दूसरा जो पेयर बन रहा है आपका क्या बन रहा है 1/8 गाइस, जिसको आप इस तरीके से लिखोगे, मतलब मैं सीधा इसको इसी तरीके से m/n के फॉर्म में लिख देता हूँ। ये हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा 1/8। ठीक है, अब दूसरी बात 1, अब कुछ कहते हैं कि नहीं सर मैं कहता हूँ, मान लो कि सर हम लेंगे क्या, दो रो लेंगे हम। रो कितनी लेंगे, 2 रो लेंगे। ठीक है, ले लो, कोई बात नहीं कि रो कितनी लेनी है। अब ये कह रहा है कि सर हम रो कितनी लेंगे, 2 रो लेंगे। ठीक है, मैंने कहा 2 रो ले लो, एक रो ये हो जाएगी, दूसरी ये हो जाएगी। तो 2 रो लेंगे और कह दिया कि सर 2 रो 2 लेंगे और कॉलम कितने लेंगे, 2 लेंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है कि 2 ही रो लो और 2 ही कॉलम लो?
मैंने मान लो 2 रो ली, तो एक रो में मैंने 1 और 2 फिर 3 और 4, बाकी के एलिमेंट कहाँ जाएंगे भाई? 2 ही रो और 2 ही कॉलम लेते हो, 2 ही रो और 2 ही कॉलम लेते हो, तो बाकी के एलिमेंट कहाँ गायब होंगे? आप कहाँ अरेंज करोगे? 2 ही रो और 2 ही कॉलम वाली मैट्रिक्स में तो आप सिर्फ 4 ही एलिमेंट अरेंज कर सकते हो, उससे ज़्यादा कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। तो आप 2 रो के साथ 2 कॉलम नहीं ले सकते, आपको कॉलम कम से कम कितने लेने पड़ेंगे? 4 कॉलम लेने ही पड़ेंगे। आपको कितने कॉलम लेने पड़ेंगे? 4, तभी उनको आप सारे एलिमेंट को 2 रो में अरेंज कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैंने सारे एलिमेंट क्या कर दिए? 2 रो और 4 कॉलम में अरेंज कर दिए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं गाइस। तो इसका उल्टा भी पॉसिबल है, बिल्कुल इसका उल्टा पॉसिबल है। हम क्या करेंगे? 4 रो और 2 कॉलम में अरेंज कर देंगे, 4 रो और 2 कॉलम में अरेंज कर देंगे। लो भैया 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, कैसे भी अरेंज करो नंबर, ठीक है, ऑर्डर, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ मैंने ऐसे लिख दिया क्योंकि नंबर मैं 1 से ले रहा हूँ तो ऐसे लिख रहा हूँ। बाकी अरेंज करने का मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई किस तरीके से ऑर्डर बना सकते हैं, आप नंबर के अरेंजमेंट पे मत जाना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अब ये कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब ये हो गया 4 रो और 2 कॉलम, इस तरीके से अरेंज हो गया। अब और क्या पैटर्न बन सकता है? अब 2 के बाद आप लेते हो कि सर हम 3 लें, मान लो हम 3 रो लें, कोई बात नहीं, 3 लो कि 1 2 और 3 रो ली हमने, ठीक है। तो आप कॉलम कितने लोगे? अगर आप 3 रो के साथ 2 कॉलम लेते हो तो ये कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। लेकिन 7 और 8 कहाँ जाएंगे? तो आपको फिर कॉलम बढ़ाना पड़ेगा। रो अगर 3 लेते हो तो कॉलम बढ़ाना पड़ेगा, और कॉलम बढ़ाया, मान लो एक कॉलम बढ़ाया 7 और 8, तो यहाँ पर तो एक खाली बच जाता है और यहाँ पर ज़्यादा बच जाते हैं। तो आप 3 के साथ कोई भी कॉलम नहीं बना सकते। इसका मतलब और किसी भी डाटा के साथ आप कोई कॉलम नहीं बना सकते, आपके सिर्फ यही पेयर बनेंगे। तो आपके साथ यही 4 पेयर बन सकते हैं गाइज, इससे ज़्यादा पेयर नहीं बन सकते। आप सिर्फ इनसे यही 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स बना सकते हैं, इससे ज़्यादा तरह की मैट्रिक्स आप यहाँ से नहीं बना सकते गाइज, क्योंकि किसी में एलिमेंट कॉलम में एक जगह खाली रह जाएगी और किसी में 2 ज़्यादा बच जाएगी, 2 एलिमेंट पीछे छोड़ जाएंगे। ना तो हमें पीछे छोड़ना है, ना ही कोई जगह खाली छोड़नी है, हमारे पास प्रॉपर फिक्स होनी चाहिए गाइज, तभी ये मैट्रिक्स हमारी अरेंज हो पाएगी। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में हमने इस तरीके से इनको अरेंज कर दिया गाइज, ठीक है गाइज। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की, इसको नोट कर लीजिए गाइज। देखिए गाइज, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर की, जो कि बहुत 3 की, जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत इजी है, आप आसानी से बना सकते हो, आसानी से कर सकते हो, कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ पे हमें कह रहा है कंस्ट्रक्ट करनी है एक 3/2 की एक मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। मान लो ए मैट्रिक्स है, ठीक है, हमें उसको करनी है कंस्ट्रक्ट, क्या करनी है? 3/2 की, यानी कि उसमें ये 3/2 की, 3/2 का मतलब क्या? रो कितनी है गाइस? 3 रो, 1 2 और 3 रो, और कॉलम कितने हैं गाइस? 2 कॉलम है, 1 2, कॉलम कितने हो गए? 2। तो इसके ये क्या है? 1 1, ये क्या है? 1 2 2 1 2 2, ये क्या है? 3 1 और 3 3। हमने मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हमने करी। मैट्रिक्स क्या है? 3/2 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करी, जिसके एलिमेंट है A11 A12 A21 A22 A31 A32 गाइस। यहाँ पर 3 3 नहीं है, कॉलम नंबर 2 ही है, तो A32 गाइस, ठीक है। तो हो गया हमारा मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्ट होगी 3/2 की, ठीक है। अब हमें कह रहा है कि इन एलिमेंट की जो वैल्यू है ना, ए क्या है? आई जे की जो वैल्यू है वहाँ से फाइंड आउट करनी पड़ेगी गाइस। तो इन सब की वैल्यू हमें फाइंड आउट कहाँ से करनी पड़ेगी? उस फॉर्मूले से दिया हुआ है कि ai बराबर ये है, तो आई यानी कि इसमें अब इस एलिमेंट की बात करते हैं। A11 के लिए i क्या है? 1 है, j क्या है? 1 है। तो देखिए यहाँ पर इसको मैट्रिक्स को ये मैं बना देता हूँ गाइस, हम यहाँ पे 3/2 की मैट्रिक्स बनाएंगे और इसका सॉल्यूशन हम इस तरीके से करते हैं आगे, ठीक है गाइस। चलो तो देखते हैं, पहले हम लेंगे A11 की गाइस, पहले हम बात करते हैं A11 की। A11 मतलब i और j की वैल्यू क्या है? दोनों की ही 1 1 है, तो इक्वल हो जाएगा 1/2 इंटू 1 - 3, जो कि -2 जो मोड है, इसका मतलब ये क्या है? 2 से 2 कट जाएगा, तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास? यहाँ से 1 आएगा गाइस। तो ये आ गई हमारे पास 1, यानी कि A11 की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई गाइस? यहाँ पर हमारे पास आ गई वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। कोई दिक्कत यहाँ पर? अब बात करते हैं A12 की। A12 के लिए i क्या है? 1, j क्या है? 2 गाइस, वैल्यू पुट कर दो 1/2 इंटू i क्या है? 1 - 3 इंटू 2 गाइस, ये क्या हो जाएगा? अब ये हो जाएगा 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? -6 और ये 1 है, तो -5 का +5, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 5/2 गाइस।
तो हमने A12 बराबर हमारे पास फाइंड आउट हो गया। A12 बराबर क्या है गाइस 5/2। अब बात करते हैं A21 की। तो A21 की एलिमेंट की हम निकालते हैं, तो ये आएगा 1 2, ये आएगा 2 - 3, और यहाँ से देखिए ये क्या आ रहा है गाइस, ये आ जाएगा 1/2 आपके। तो A12 बराबर ये क्या आ रहा है गाइस, हमारे पास 1/2 आ रहा है। A22 कितना हो जाएगा देखिए, A22 फाइंड आउट करते हैं, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2 - 3 इंटू 2 गाइस, ठीक है। ये कितना 3 ये आ जाएगा 3 - 2 6, 6 - 2 4, और 2 से 2 कट जाएगा, तो रिजल्ट क्या आ रहा है गाइस 2 आ रहा है। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 2 आ रहा है, ठीक है गाइस। चलो तो हमने ये आ गया हमारे पास 2 गाइस। अब बात करते हैं A31 की। A31 की बात करते हैं, तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं A31 की। A31 बराबर 1/2, ठीक है, A31 है इंटू 3 - 3 बराबर क्या आ जाएगा 0। तो ये कितना आ जाएगा गाइस 0, कोई दिक्कत। अब बात करते हैं 3 और 2 की गाइस, और 3 और 2 की बात करते हैं, तो A3 और 2 की बात करते हैं, यहाँ पे कर लेता हूँ मैं गाइस A3 और 2 की गाइस। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 3 - 3 इंटू 2 गाइस, कोई दिक्कत यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू, अब ये देखिए 3 - 6 कितना हो जाएगा गाइस 3, ये माइनस का 3 मोड है तो प्लस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा 3/2 गाइस। तो आपकी ये क्या आ गई 3/2, तो लास्ट एलिमेंट आपका आ गया 3/2। तो आपको जो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी थी 3/2 की, वो हमने कंस्ट्रक्ट कर दी, और उसके एलिमेंट हमने यहाँ से इस तरीके से फाइंड आउट कर लिए। तो हमारी मैट्रिक्स ए बराबर क्या आ गया, ये हमारे पास ए बराबर मैट्रिक्स जो ए थी उसके सारे एलिमेंट भी आ गए। ये क्या आ गया 1 5/2, ये आ गई 1/2, ये आ गया 2, फिर से लिख रहा हूँ मैं एक बार इसी से 0 और 3/2, ये होगी 3/2 की मैट्रिक्स आपकी। आगे आंसर बहुत ही आसान है, आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है गाइस। नोट कर लीजिए इसको, फिर बात करते हैं आगे। ओके गाइस, अब आज आगे बात करते हैं हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स की। क्या बात करते हैं गाइस, हम यहाँ पर देखेंगे मैट्रिक्स के कितने टाइप होते हैं। देखो मैट्रिक्स के टोटल हमारे बुक में 7 टाइप है। पहला का है कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, जो हमने पहले एग्जांपल में एक बार देखा है गाइस। कॉलम मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स जो हमने पहले देखा है, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर, आइडेंटिटी और जीरो मैट्रिक्स, इस तरीके की मैट्रिक्स है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स की। तो कॉलम मैट्रिक्स में हमने देखा था, अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर हम देखते हैं किसी मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक कॉलम हो, किसी मैट्रिक्स के अंदर एक ही कॉलम हो, तो हम उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इस मैट्रिक्स के अंदर जैसे एक ही कॉलम है, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे गाइस, उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। तो ये ए जो है वो क्या है गाइस, एक कॉलम मैट्रिक्स है। अब बात करते हैं रो मैट्रिक्स की। अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर एक ही रो हो, अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर एक ही रो हो गाइस, क्या हो, एक ही रो हो, तो उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स गाइस। सिर्फ एक ही रो हो तो उसको बोलते हैं हम रो मैट्रिक्स गाइस बोलते हैं, ठीक है। और जब बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर रो और कॉलम के जो नंबर्स हो वो क्या हो, सेम हो, यानी कि तीन ही, जैसे मान लो कि 2 ही रो हो या 2 ही कॉलम हो, या 3 ही रो हो 3 हो। स्क्वायर किसी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रो एंड कॉलम आर इक्वल, देन दिस दैट मैट्रिक्स आर कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे कि यहाँ हम ले लेते हैं 3 2 6 8 7 9 5 4 3, ठीक है। तो ये एक मैट्रिक्स है जो कैसी मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि यहाँ पर रो और कॉलम दोस्तों क्या है गाइस, सेम है गाइस। तो रो और कॉलम जब सेम हो तो उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स गाइस। अब बात करते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स की। देखिए गाइस, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये सिंपल था, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी, बस इन यहाँ से आगे यहाँ पर कन्फ्यूजन होता तीनों को। तो इन तीनों को हम एक साथ बात करेंगे। इससे पहले हम जीरो मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं, फिर इनको तीनों को एक साथ बात करेंगे। तो जीरो मैट्रिक्स क्या होती है गाइस, जीरो मैट्रिक्स होती है अगर किसी मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट जीरो हो, सभी एलिमेंट क्या हो, अगर किसी मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट जीरो हो तो वो मैट्रिक्स कैसी होगी, जीरो मैट्रिक्स होगी गाइस। तो वो मैट्रिक्स कैसी होगी, जीरो मैट्रिक्स होगी गाइस, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स आ गई। अब बात करेंगे हम डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी की, तीनों की एक साथ बात करेंगे। इसको मैं एक बार रफ कर लेता हूं गाइस। ओके गाइस, मैंने कहा आपको कि अब हम बात करेंगे क्या, डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी, तीनों की एक साथ बात करते हैं क्योंकि तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। सबसे पहले हम बात करते हैं गाइस डायगोनल की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी डायगोनल की गाइस।
डायगोनल सबको पता है क्या होता है गाइस। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है गाइस, डायगोनल मैट्रिक्स इस तरीके की होती है कि अगर मैं कोई मैट्रिक्स लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं लेता हूँ कोई मैट्रिक्स लेता हूँ कि जैसे कि ले लेता हूँ 2 0 0, ये मैट्रिक्स मैं ले रहा हूँ 3/3 ऑर्डर की, 0 6 0 0 0 7, ठीक है। तो ये क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है, यानी कि अगर किसी मैट्रिक्स में डायगोनल को छोड़कर बाकी एलिमेंट क्या हो, 0 हो, डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर बाकी एलिमेंट जितने भी हो सब क्या हो, 0 हो, तो उस मैट्रिक्स को हम किस तरीके की मैट्रिक्स बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे गाइस, ठीक है। डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट कैसे हो, 0 हो, तो उसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो अब बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स की। तो डायगोनल और स्केलर में थोड़ा ही फर्क है गाइस, वो एक साथ इसलिए बना रहा हूँ ताकि उनको आप एक साथ फर्क समझ सको। स्केलर मैट्रिक्स की क्या बात होती है गाइस, देखिए वही मैं 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बना रहा हूँ स्केलर की भी। ये देखिए मैं ले लेता हूँ 2 0 0 0 2 0 0 0 और 2, तो ये क्या है, मैंने एक मैट्रिक्स ली, ठीक है, 3/3 की, 3/3 ऑर्डर की, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स है, इसमें भी डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट 0 है, तो क्या ये मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है, बिल्कुल है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहता है कि जो डायगोनल है उसके अलावा बाकी सब एलिमेंट क्या है, 0 होने चाहिए। तो ये क्या है, क्या डायगोनल है, डायगोनल के अलावा बाकी सारे एलिमेंट 0 है, बिल्कुल। लेकिन इसमें और इसमें एक फ़र्क है, क्या फ़र्क है गाइस, इसके सारे एलिमेंट कैसे हैं गाइस, 2 6 7 और 2 2 2, इन दोनों के एलिमेंट देखो, डायगोनल के जो एलिमेंट है इसमें क्या है, अलग अलग है, और इसमें डायगोनल के एलिमेंट क्या है, सेम है गाइस। तो जब डायगोनल के एलिमेंट अगर सेम होते हैं और बाकी सारे एलिमेंट 0 होते हैं ना, तब उसको हम मैट्रिक्स को कैसी मैट्रिक्स बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं गाइस, ठीक है। तो डायगोनल और स्केलर में आ गया फर्क समझ में गाइस, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। मैट्रिक्स को कैपिटल जो लेटर होता है, अल्फ़ाबेट होता है, उससे डिनोट किया जाता है गाइस, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है उसको भी हम इसी तरीके से यहाँ पर ही समझ लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 1 0, और ये हो जाएगी 0 0 1 गाइस। ये क्या हो जाएगा, 0 0 1, 3/3 के। अब यहाँ पर क्या आ गया, अगर डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या हो, 1 हो, तो हम बोल सकते हैं, और बाकी एलिमेंट सारे क्या हो, 0 हो, तो उसको हम मैट्रिक्स को कैसे बोलेंगे, इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। अगर डायगोनल के सारे एलिमेंट कैसे हो, डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या हो, 1 हो, और बाकी एलिमेंट सारे 0 हो, तो उसको हम कैसा बोलेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे गाइस। कैसी मैट्रिक्स बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर तीनों में देखिए, अब एक सवाल पूछता हूँ, क्या ये मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है, बिल्कुल है गाइस। डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहती है कि डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट कैसे होने चाहिए, 0। क्या ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0, ठीक है। ये हो गया। क्या ये मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स है, बिल्कुल। स्केलर मैट्रिक्स क्या कह रही है कि डायगोनल के एलिमेंट सेम होने चाहिए और बाकी सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। क्या डायगोनल के एलिमेंट सेम है, बिल्कुल है, बाकी सारे एलिमेंट 0 है। यानी कि जो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो डायगोनल भी होती है और स्केलर भी होती है और आइडेंटिटी भी होती है। बात करते हैं स्केलर की। क्या ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डायगोनल के एलिमेंट 1 नहीं है, तो ये तो आइडेंटिटी तो कैंसिल हो गया। क्या ये स्केलर है, बिल्कुल है गाइस। स्केलर में क्या कहता है कि डायगोनल के मैट्रिक्स जो होती है उसके एलिमेंट जो होते हैं वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, बिल्कुल सेम है इसका, और बाकी के एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, तो ये स्केलर है, बिल्कुल है। क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है, बिल्कुल है। क्यों है गाइस, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या कहता है कि डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए, तो यहाँ डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट है, तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। और ये तो हमको पता ही है कि एक डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन स्केलर और आइडेंटिटी दोनों ही नहीं है गाइस। आगे बात समझ, इसलिए मैंने तीनों को एक साथ समझाया। आपको टाइप ऑफ मैट्रिक्स अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको गाइस, फिर आगे बात करते हैं। देखिए गाइस, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की कि इक्वलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगी। सपोज कीजिए एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है, ठीक है। एक मैट्रिक्स ए है यहाँ पर और एक मैट्रिक्स बी है। ए मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स जो है AIJ है, ठीक है। एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है, ठीक है। और जो बी मैट्रिक्स है वो इस तरीके से, बी को हम लिख सकते हैं BIJ,
तो ये दो मैट्रिक्स इक्वल कब हो सकती है गाइस? तो इनके लिए पहला केस, दो मैट्रिक्स के इक्वल होने के लिए पहला केस क्या होता है गाइस? उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर मतलब इनका जो ऑर्डर होता है m क्रॉस n वो हमेशा क्या होना चाहिए गाइस? सेम होना चाहिए। तो मैट्रिक्स को हम इक्वल तभी प्रूफ कर सकते हैं, वो इक्वल तभी हो सकती है जब उनका ऑर्डर क्या हो? सेम हो। अगर उनका ऑर्डर सेम नहीं है तो वो मैट्रिक्स कभी भी इक्वल हो ही नहीं सकती। तो पहला केस तो क्या होता है? वो दोनों इक्वल, उनके ऑर्डर जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। चलो बात आ गई, ऑर्डर आ गया। दूसरी बात कि उसके अंदर ए मैट्रिक्स, मान लो कि दो ए मैट्रिक्स इक्वल तब हो सकती है जब उनके जो एलिमेंट है ना गाइस, उनका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग जो होते हैं एलिमेंट वो इक्वल होने चाहिए। जैसे कि ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4, बी मैट्रिक्स है 1 2, मैंने अभी अपने 4 और 4, ठीक है 4 और 4 हमने पहले एक एग्जांपल लेके देखा था। अब हम बात करते हैं ए और बी की दो मैट्रिक्स लिए हमने, क्या ये दोनों मैट्रिक्स है? तो सबसे पहले हम देखते हैं इनका ऑर्डर क्या है गाइस। क्या इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है? बिल्कुल ऑर्डर सेम है। अगर ऑर्डर आपका सेम नहीं होता है तो हम इनकी इक्वलिटी की बात ही नहीं कर सकते। तो सबसे पहला केस, इन दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब बात करते हैं ये इक्वल है नहीं है, तो इक्वल होने के लिए क्या होता है कि इन मैट्रिक्स के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं वो इक्वल होना चाहिए। क्या 1 इसके इक्वल, ए का A11 एलिमेंट बी के B11 एलिमेंट से इक्वल होना चाहिए गाइस। क्या ये इससे इक्वल है? बिल्कुल है। ये इससे है 3 4, ये इक्वल नहीं है गाइस। 4 4, बाकी सारे एलिमेंट इक्वल है, लेकिन इस एक एलिमेंट ने आपके गड़बड़ कर दी। तो इसका मतलब मैट्रिक्स ए जो है वो आपके मैट्रिक्स बी के इक्वल नहीं है। यानी कि इसके करस्पॉन्डिंग जितने भी एलिमेंट है ना, सबका इक्वल होना जरूरी है। एक भी अगर इक्वल नहीं रहा तो वो मैट्रिक्स इक्वल नहीं होगी। अब अगर मैं इसकी जगह कर देता हूँ 4, तो ये आपकी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? अगर मैं इसकी जगह 4 कर देता हूँ तो फिर ये आपकी मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। फिर आपकी मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। यानी कि मैट्रिक्स के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो भी एक दूसरे के इक्वल होना जरूरी है, तभी दो मैट्रिक्स क्या हो सकती है? एक दूसरे के इक्वल हो सकती है गाइस। आगे बात समझ में? चलो गाइस आगे बात करते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं कि कैसे। देखिए गाइस ध्यान से देखिए, एक मैट्रिक्स लेता हूं मैं। इसको अगर आप उस तरीके से दूसरे तरीके से समझना चाहते हो तो आप यूँ समझ सकते हो कि एक ए मैट्रिक्स है जो 3/3 ऑर्डर की है या 2/2 ऑर्डर की है। कैसे कि A1 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 2 A21 A22, बी बराबर क्या है? B1 B1, ठीक है, B11 B12 B21 B22। ये दोनों मैट्रिक्स तभी इक्वल हो सकती है जब क्या हो कि A11 इक्वल होगा B11 के, A21 जो है A12 जो है, मैं लिख रहा हूँ A12 जो है इक्वल होगा B12 के, A21 जो है इक्वल होगा B21 के, और A22 इक्वल होगा अगर B22 के, तभी ये दोनों मैट्रिक्स क्या होंगे? इक्वल होंगे गाइस। इस तरीके से आप बोल सकते हैं गाइस। अब हम कुछ और तरीके, इनका कहाँ यूज होता है गाइस, किस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं, इसका क्या फ़ायदा है वो हम देखते हैं गाइस। एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए एग्जांपल क्या लेता हूँ मैं, एक मैट्रिक्स लेता हूँ ए, वो इस तरीके से कि यह है एक्स, ठीक है, ये है वाई, ये एक्स, ये हो जाएगा Z+2, ये एस, ये P+3 और ये Q, ठीक है। और ये मैट्रिक्स ए है, ठीक है, ये मैट्रिक्स ए है। या मैं इनको दो एलिमेंट ले लेता हूँ, एक बार छोटी ले लेते हैं फिर हम बात करते हैं, ठीक है। चलो दूसरी मैट्रिक्स बी दे रखी है अपने को। बी क्या दे रखी है? बी दे रखा है 1 3, ठीक है गाइस, 4 और यहाँ आपको दे दिया 5। हमें क्या कह रखा है? हमें कह दिया कि जो a है वो इक्वल है किसके? b के। तो फाइंड आउट कीजिए x y z s, इन सारे एलिमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो हमें पता है, तो इनको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो x दोनों इक्वल है, इसका मतलब x इक्वल होगा किसके? 1 के। यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं क्या कि A11 इक्वल होता है किसके? B11 के। इसका मतलब क्या है? x इक्वल होगा किसके? 1 के गाइस। तो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब बात करते हैं y की। तो y के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि b, यहाँ पर देखिए सॉरी, यहाँ y के लिए हम क्या बोलेंगे? A12 जो इक्वल होता है B12 के, यानी कि y जो इक्वल होगा किसके? 3 के। तो y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। बात करते हैं z की।
हम बोलते हैं कि A21 जो इक्वल होगा किसके, B21 के। A21 क्या है गाइस, Z+2 है, इक्वल क्या है 4 है। B21 क्या है 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर Z बराबर क्या आ जाएगा 4 - 2, यानी कि Z बराबर हमारे पास क्या आ गया 2। तो हमने Z की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली और हमारे पास S की वैल्यू भी यहाँ से इसी तरीके से फाइंड आउट हो जाएगा। S बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, सीधा सा लिख देता हूँ मैं, 5 आ जाएगा। S बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 5, यानी कि हमने इस मेथड से X, Y और Z और S तीनों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इस तरीके से हम इसको यूज भी कर सकते हैं गाइस। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की, आप इसको नोट कर लीजिए गाइस। फिर हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की गाइस। ओके गाइस, एग्जाम्पल नंबर बहुत ही सिंपल सा 4 जो है वो बहुत ही सिंपल है। कैसे है गाइस, अभी हमने इसके तरीके का क्वेश्चन एग्जाम्पल हमने देखा था कि यहाँ पर 2 मैट्रिक्स दे दी, इनको इक्वल दे दिया और हमें कह रहा है कि फाइंड आउट करो जितने भी वेरिएबल दिए ना X, Y, Z, A, B और C, इन तीनों की छहों की क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो हमें पता है कि ये A1, A2, मान लो A1, A2 इस तरीके से हो गए। तो हम बोल सकते हैं कि पहले हम बात करते हैं इसकी कि ये जो होगा इसका ये वाला पोर्शन किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा। ये 2 मैट्रिक्स है, मैं लिख सकता हूँ क्या कि मैं इसको ले, सपोज कि ये मैट्रिक्स A और ये B है, ठीक है। तो मैं इसको बोल सकता हूँ ये A वाला पोर्शन होगा, ये B वाला होगा, A11 इक्वल होगा B11 के। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि जो X1 है गाइस, X1 जो है हमारे वो क्या है इक्वल है। यहाँ से हम कंपेयरिंग किससे करेंगे, बाय कंपेयरिंग। हम कंपेयरिंग करते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास क्या आता है कि x+3 जो है वो इक्वल किसके, 0 के। तो यहाँ से हमारे पास x क्या आएगा -3, यानी कि x की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली क्या है -3। बात करते हैं Z+4 की। Z+4 जो इक्वल होगा वहाँ से किसके इक्वल होगा गाइस 6 के। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया गाइस, Z बराबर क्या आ गया, देखो ये आएगा 6 - 4, यानी कि Z बराबर जो हमारे पास आ गया कितना आ गया गाइस 2। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है गाइस किसी को भी। चलो गाइस बात करते हैं तीसरे एलिमेंट की। तीसरा एलिमेंट क्या है कि 2y - 7 और 3y - 2। देखिए तो इसको कंपेयर करते हैं उससे, तो क्या दिया हुआ गाइस 2y - 7 जो है वो इक्वल है किसके, 3y - 2 के, ठीक है। कोई बात नहीं, 2y इस तरफ लाते हैं, ये इधर लाते हैं, ठीक है। चलो या इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे चाहो। 2y ये -3y इक्वल क्या हो जाएगा, ये -2, ये जो -7 है ये क्या आ जाएगा +7। तो यहाँ से इसको सोल्व करते हैं गाइस, तो ये हो जाएगा 2y - 3y, तो ये माइनस का y इक्वल क्या आ जाएगा +5, y बराबर क्या आ जाएगा -5, ठीक है गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब बात करते हैं x, y और z तीनों की हमारे पास वैल्यू आ गई, x, y और z की, ठीक है, तीनों की वैल्यू आ गई। अब बात करते हैं हम a, b और c की गाइस, ठीक है, कोई बात नहीं। अब बात करते हैं a की। a कहाँ है यहाँ पर, तो a -1 बराबर है -3 के। तो क्या है a -1 बराबर है किसके, -3 के। तो a बराबर क्या आएगा -3 + 1, तो a बराबर क्या आ रहा है -2। यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो गाइस तो बात करते हैं b की। b - 3, यहाँ b है, b - 3 जो है वो इक्वल है किसके, 2b + 4 के। तो यहाँ पर हम लेते हैं b - 3 जो इक्वल दे रखा है किसके, 2b + 4 के, ठीक है गाइस। तो इधर ले आते हैं, b - 2b बराबर आएगा ये 4 + 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा +3। ये -b बराबर क्या आ जाएगा 7, तो b बराबर क्या आ जाएगा -7। कोई दिक्कत गाइस यहाँ पर। चलो अब बात करते हैं जो C पॉइंट है, 2C + 2 जो है वो इक्वल है किसके, 0 के। तो यहाँ पर हम देखिए क्या है 2C + 2 वो इक्वल है किसके, 0 से। तो 2C बराबर क्या आएगा -2, C बराबर क्या आ रहा है -1 गाइस। तो हमने सब की वैल्यू फाइंड आउट कर ली गाइस, ठीक है, हमारी सारी वैल्यू आ गई। ओके, a बराबर -2, ठीक है, b बराबर -7, ठीक है, c बराबर क्या है -1, ठीक है, और x बराबर -3, ठीक है, y z बराबर क्या आ रहा है 2 और y बराबर -5। ओके गाइस, तो सारी हमारी वैल्यू आ गई है आंसर। एग्जाम्पल नंबर 4 हमने सोल्व कर लिया। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की गाइस, नोट कर लीजिए इसको।
देखिए गाइस, एग्जाम्पल नंबर 4 बहुत सिंपल था क्योंकि सीधे हमारा कंपेयर करना था। इस बार हमें थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई, क्वेश्चन को हमारे पास थोड़ा सा हल्का सा मॉडिफाई किया है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस हल्का सा मॉडिफाई कर दिया। क्या कर दिया तो देखते हैं। हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। दो मैट्रिक्स दी हुई है, दोनों इक्वल दी हुई है, तो हम पहले हम करेंगे बाई कंपेयरिंग। जब बाई कंपेयरिंग से हमारे पास कुछ रिजल्ट आएगा, कोई दिक्कत नहीं गाइस, बिल्कुल आएगा। क्या कह रहा है कि 2a + b जो इक्वल है किसके 4 के। क्या यहाँ से आप अब डायरेक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपके पास वेरिएबल 2 है गाइस और इक्वेशन क्या है 1। इसका मतलब इस इक्वेशन से हमें एक इक्वेशन और मिलेगी जो किस में होगी, ए और बी में। तो देख करते हैं, ये रहा क्या है कि a - 2b जो है वो इक्वल है किसके -3 के गाइस, यानी कि सेकंड इक्वेशन मिल गई। दो ही वेरिएबल है ए और बी और दो ही हमारी इक्वेशन है, यानी कि इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हम ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो गाइस, अब क्या करते हैं, सोल्व करें इनको। पहले ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, चलो सोल्व करते हैं, या फिर पहले कंपेयर करके सारी इक्वेशन यहाँ लिख लेते हैं। 1 इक्वेशन नंबर 2 एंड फिर बात करते हैं 5c - d इक्वल क्या है 11 इक्वेशन नंबर 3 और क्या है 4c + 3d बराबर क्या है 24 इक्वेशन नंबर 4। ये भी देखिए, दो वेरिएबल और दो ही इक्वेशन, यानी कि 1 और 2 को सोल्व करेंगे और 3 और 4 को सोल्व करेंगे। तो 1 और 2 को सोल्व करेंगे तो हमें ए और बी मिल जाएगा और 3 और 4 को सोल्व करेंगे तो हमें सी और डी मिल जाएगा गाइस। तो पहले हम सोल्व करते हैं 1 और 2 को गाइस। तो 1 और 2 को सोल्व करते हैं, तो पहले देखते हैं कि हम क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं इसको। तो ये क्या है 2a + b और a - 2b। क्या मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास ये इक्वल क्या हो जाएगा 2a। तो लिखते हैं गाइस, ये हो जाएगा 2a + b इक्वल क्या है 4। ये हो जाएगा 2a - 4b इक्वल क्या आ जाएगा -6। अब मैं क्या करूँगा, दोनों को माइनस कर दूंगा। ये माइनस किया, ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, कट जाएगा, कितना आ जाएगा 5b इक्वल कितना आ जाएगा 10। b बराबर क्या आ जाएगा 2। यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू आ गई। क्या b की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूँ? ठीक है, b की वैल्यू में क्या कर देता हूँ, इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ। यहाँ पर इक्वेशन 3 मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन 2 जो है इसको हमने क्या किया, मल्टीपल किया किससे 2 से। ओके, अब देखते हैं वैल्यू पुट करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1 गाइस। 2a + क्या है b बराबर क्या आ रहा है 2 बराबर क्या है 4। तो ये हो जाएगा गाइस, यहाँ से 2a बराबर क्या आ जाएगा 2, a बराबर क्या आएगा 1 गाइस। कोई दिक्कत यहाँ पर? कोई दिक्कत नहीं। तो a और b की हमारे पास वैल्यू आ गई गाइस। ठीक है, सेम मेथड हम लगाएंगे, सेम मेथड अब इस तरफ लगाएंगे। क्या करेंगे, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2 आ गई गाइस। अब लगाएंगे c और d पर। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3d इक्वल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना हो जाएगा 15c - 3d बराबर 33। इक्वेशन जो 3 है इसको हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया 3 से। ये क्या है 4c + 3d बराबर क्या है 24। तो हमने अब क्या किया, दोनों इक्वेशनों को ऐड कर दिया गया। जब ऐड करेंगे तो दोनों कट हो जाएगी। ये कितना आ जाएगा 15 है 19c बराबर इक्वल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 और 3 और 5। ठीक है, जैसे ही ये हुआ यहाँ से हमारे पास अब वैल्यू आ जाएगी किसकी गाइस, c की वैल्यू आ जाएगी। c की वैल्यू कितनी हो जाएगी गाइस 3 आ जाएगी। c बराबर कितना आ जाएगा 3। वैल्यू पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ c। अब किस में पुट करें, c की वैल्यू किस में पुट करें, इसमें पुट कर लें इन 4। ठीक है, पुट कर लो। ये हो जाएगा 12 + 3d बराबर कितना है 24। 3d बराबर कितना आ जाएगा 12, d बराबर कितना आ जाएगा 4। ठीक है, तो हमारे पास d की वैल्यू आ गई 4। तो हमने पूरा वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। इस तरीके से हमारा एग्जाम्पल हो गया ख़त्म। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर हमारे पास 3.1 से पहले का कंप्लीट मटेरियल जो है थ्योरी और एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।